Good afternoon, students. Today we will discuss about numerical question of financing statement part first. इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की बात करेंगे तो स्टार्ट हम फर्स्ट से ही करेंगे। तो अपनी बुक में फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन सामने क्वेश्चन निकाल लीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट फर्स्ट का, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम की जो बुक है उसमें पेज नंबर 304 पे है, 304 पे। चलो डिस्कस करते हैं। फर्स्टली मैं आपको पढ़ के बताता हूँ उसमें क्या आस्किंग है। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ सिमी एंड विमिल लिमिटेड फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2003 कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट। हमें ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो वी नो वेरी वेल फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट। We have to make trading account. And format of trading account. Trading account for the year ending 31st March 2003. 31st March 2003. Okay. Particular amount. यस हम डिस्कस कर रहे हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट फर्स्ट, मतलब वित्तीय विवरण भाग 1, उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। गुड आफ्टरनून। और आप एक बार अपनी बुक में वो एग्जांपल निकाल लीजिए, क्वेश्चन निकाल लीजिए। सभी क्वेश्चन है ये न्यूमेरिकल, बुक के पीछे जो अनसोल्व क्वेश्चंस हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं, उनका फर्स्ट है। और उसमें आपसे ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया है। क्या आपको मिल गया है एग्जांपल क्वेश्चन? क्या आपने एग्जांपल निकाल लिया है? क्या आपने एग्जांपल निकाल लिया? आपको एग्जांपल मिल गया है? फर्स्ट ही है न्यूमेरिकल वाला आंकिक क्वेश्चन। वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि सभी ने नहीं किया इसलिए मैं बता रहा हूं, इजी है। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट पूछा है और वी नो वेरी वेल फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव टू मेक ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले इस तरह हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले तो लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक, और अपने पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है। ओपनिंग स्टॉक, एन अमाउंट ऑफ ओपनिंग स्टॉक इज 15 लाख। 15 लाख। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद हम लिखते हैं परचेज, आई मीन नेट परचेज। तो टू नेट परचेज, नेट परचेज का जो अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में है वो 15 लाख रुपीस। ओपनिंग स्टॉक भी यहाँ 15 लाख है और नेट परचेज भी 15 लाख ही है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद क्या आता है? डायरेक्ट एक्सपेंस आता है। डायरेक्ट एक्सपेंस इन दिस क्वेश्चन द अमाउंट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज 80,000 रुपीज ओनली। और हमने डेबिट साइड कंप्लीट कर ली है। क्रेडिट साइड की बात करते हैं तो बाय सेल्स अकाउंट,
An amount of sales is 40 lakh rupees. एंड लास्ट में क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक। लास्ट में क्या आता है? क्लोजिंग स्टॉक आता है। क्लोजिंग स्टॉक भी यहां पर गिवन है या नहीं है? गिवन है 2,50,000 रुपीज। तो देखिए इस तरह से हमने न्यूमेरिकल फर्स्ट के ट्रांजैक्शन सारे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना चाहते हैं और इसके लिए क्या करना होगा? इस साइड का टोटल करेंगे 40 लाख प्लस 2,50,000, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 42,50,000 रुपीज। इधर का टोटल करेंगे 15 15 30 38,000 38 लाख होगा। तो जब 42,50,000 में से हम लोग 38,000 लेस करेंगे तो ऑब्वियसली डिफरेंस इधर ही आएगा। कितना डिफरेंस आएगा बताइए? कितना डिफरेंस आएगा? 11,70,000। और यहां पे तो लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा? ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। और यहां पर भी 42,50,000 लिखा जाएगा। ठीक है, आपके पहले समझ में कितने एग्जांपल्स के, कितने अनसॉल्व क्वेश्चन किए? कितने अनसॉल्व क्वेश्चन आपने कर लिए हैं मुझे बताइए? कितने अनसॉल्व क्वेश्चन आपने कर लिए हैं, ताकि मैं उसी की बात करूं जो आपको नहीं आया है। 5 नहीं आया। आई थिंक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ओके, तो फिर सेकंड आपको नहीं आया तो सेकंड को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, तो कंसेप्ट आपके सारे क्लियर हो चुके हैं। सेकंड क्वेश्चन में आस्किंग क्या है? सेकंड क्वेश्चन में आस्किंग क्या है, हमसे क्या पूछा गया है, देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक्स ऑफ मेसर्स आहूजा एंड नंदा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ। अब देखिए इसमें 3 क्वेश्चन है, 3 पॉइंट्स आस्किंग है। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, और एक हमें कैलकुलेट करना है, एक हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, किस तरह से हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट इसमें कैलकुलेट करेंगे उसकी बात भी अभी हम लोग करते हैं, समझते हैं। तो इसमें आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो समझ में आ गया होगा। पहले मैं रिवर्स चल रहा हूं। थर्ड पॉइंट समझ में आ गया? ओके। सेकंड पॉइंट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट आपके नहीं आया, एम आई राइट? फर्स्ट पॉइंट आपके समझ में नहीं आया है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। आस्किंग क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, तो इसकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कि हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है। बस मुझे जो पूछो बता देना। ओपनिंग स्टॉक कितना बता दीजिए। 25,000। फिर हमारे पास परचेज भी गिवन है। परचेज कितना गिवन है? परचेज कौन सा लेंगे? आप तो इसके रिप्लाई कीजिए, परचेज कौन सा लेंगे? नेट परचेज लेंगे या टोटल परचेज लेंगे? कौन सा परचेज लेंगे? व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेज? व्हाट डू यू मीन बाय नेट परचेज? याद रखना, कभी भी हम टोटल परचेज नहीं लेते हैं, हम लोग यूज करते हैं नेट परचेज। हमें ऑलवेज क्या यूज करना है? नेट परचेज। और नेट परचेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? नेट परचेज
मैं बता रहा हूं क्या है। टोटल परचेज माइनस परचेज रिटर्न। हाँ सही है, अब आपका सही है। टोटल परचेज में से क्या लेस करना है, परचेज रिटर्न लेस करना है। तो फिर टोटल परचेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल परचेज का मींस क्या होता है, किस तरह से टोटल परचेज कैलकुलेट किया जाता है, किस तरह से टोटल परचेज कैलकुलेट किया जाता है? एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर अब जो कई बार क्या होता है, टोटल परचेज ही नेट परचेज बन जाता है। कई बार टोटल परचेज ही नेट परचेज बन जाता है। वो कंडीशन क्या है, हमारे पास क्या नहीं होता, परचेज रिटर्न नहीं होता। तो इस क्वेश्चन के अंदर मैंने ओपनिंग स्टॉक की 25 ले ली है। क्या अपने पास परचेज रिटर्न भी है? क्या सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास परचेज रिटर्न भी है क्या? ठीक है। अब ये कैश परचेज तो कितना है और क्रेडिट परचेज कितना है, पहले वो बताइए, क्योंकि हमें टोटल तो लेना पड़ेगा ना। कैश परचेज कितना है, क्रेडिट परचेज कितना है? चलो इसको तो मैं साइड में लिख दूं यहाँ पे। कैश अपने पास 25,000 तो मैंने इसके लिए स्टॉक का ले लिया, ओपनिंग स्टॉक का। ठीक है, इसकी बात कर लेता हूँ। कैश परचेज अपने पास है 3 लाख, और क्रेडिट परचेज 7,50,000। इसका टोटल करें तो 10,50,000 हो रहा है। अब रिटर्न का अमाउंट भी हमें पता है, रिटर्न का अमाउंट है लास्ट में 10,000। परचेज रिटर्न का जो अमाउंट हमें गिवन है वो कितना है, 10,000 रुपीज है। कितना है, 10,000। तो बताइए नेट परचेज कितना होगा? क्या ये बात समझ में आ गई आपके? फिर आगे बात करूंगा मैं एक बार। क्या ये बात समझ में आ गई आपके? वेरी गुड। कितना लिखेंगे यहाँ पे, 1040। कितना लिखेंगे, 1040। गुड। आगे बात करते हैं। तो अपने पास से डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी है या नहीं है? हाँ, वेजेस हमारे पास है, और वेजेस का जो अमाउंट हमें दिया गया है वो कितना है? वेजेस का जो अमाउंट है वो हमें दिया हुआ है 1,00,000 रुपए। कितना अमाउंट गिवन है, 1,00,000 रुपए हमें वेजेस का अमाउंट दिया हुआ है। ठीक है, और तो कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है हमारे पास वेजेस के अलावा, अदर देन वेजेस आई थिंक और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो बनने हम स्टार्ट करते हैं। एक बार इसका टोटल बता दो कितना आएगा, एक बार इसका टोटल कर लेते हैं कितना है, बताइए इसका टोटल कितना है? इलेवन लाख 65,000। बात समझ में आ गई आपको? अब समझिए क्वेश्चन में फर्स्ट पॉइंट वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल्स। कितना माल कितनी कॉस्ट का माल, कितनी लागत का माल हमारे पास बेचने के लिए उपलब्ध है।
कितने का उपलब्ध है? ये तो उपलब्ध है। कैसे? हमारे पास पहले का स्टॉक कितना पड़ा था, ध्यान देना, हमारे पास पहले का स्टॉक कितना पड़ा था? 25,000 रुपीज का पड़ा था। फिर हमने क्या किया, 1040 का गुड्स परचेज और कर लिया, और उस परचेज करने पे हमने 1 लाख की वेजेस और पे कर दी। तो फाइनली जो गुड्स हमारे पास है बेचने के लिए, उसकी कॉस्ट कितनी आ गई? 11,60,000 आ गई। इसमें क्लोजिंग स्टॉक को नहीं लेना है। क्यों? वो तो क्या है, हमें बेचना कितना चाहते हैं, हमारे पास जो बेचने का टोटल गुड्स पड़ा है वो तो कितने का है? 11,65,000 का है ना। कितने का है? हम तो यही चाहते हैं कि पूरा गुड सेल हो जाए, ये हमारी कॉस्ट है। तो कॉस्ट पूछी उसने कि जो हम गुड्स बेचना चाहते हैं वो कितने का है? वो 11,65,000 का है। कितने का है? 11,65,000 का। क्या ये बात समझ में आ गई? और एक होता है कि जो माल बेच दिया है, जो माल हमने बेच दिया है उसकी लागत क्या होती है? उसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कितना माल बेच दिया है उसकी लागत निकालने के लिए, उसकी कॉस्ट निकालने के लिए, इसमें से हमें क्लोजिंग स्टॉक को भी लेस करना होता है। हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है तो हमें क्लोजिंग स्टॉक भी लेस करना है। ठीक है, तो सेकंड जो कंडीशन है उसमें तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ही पूछा है, तो वहां तो हमें क्लोजिंग स्टॉक लेस करना होगा। बट फर्स्ट में हमें क्लोजिंग स्टॉक नहीं पूछा, हमें ओनली ये कहा गया है कि जो गुड्स बेचने के लिए हमारे पास उपलब्ध है वो कितने का है, जो माल हम बेचना चाहते हैं वो कितने का है। तो कितने का है? वो 11,65,000 रुपए का है। क्या अब आपके ये बात समझ में आ गई है? ठीक है, पूछ क्या रहे हैं कि जो माल हम बेचना चाहते हैं वो कितने का है, तो हमने कितने में खरीदा सामने, और कितना बिक गया ये जानना चाहेंगे, तो हम उस माल को लेस कर देंगे, यानी स्टॉक को लेस कर देंगे। कौन सा स्टॉक को? क्लोजिंग स्टॉक को, क्योंकि वो तो बिका ही नहीं है ना। पूछा क्या जाता है, जो माल बेच दिया गया है उसकी लागत, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो क्या अब आपके समझ में आ गया? क्या अब आपके प्रॉपर्ली समझ में आ गया है? कहाँ मिस्टेक हुई थी आपसे? आपसे कहाँ मिस्टेक हुई थी? कौन सा पॉइंट आपने, क्या आपने बिल्कुल ऐसा किया था? चलो कोई बात नहीं, आप समझ, हाँ कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा ना आपके। बस ये कि आपको समझ में आना चाहिए, चाहे आप सही करके और स्ट्रोंग समझो या गलत करके समझो या नहीं करके समझो, उद्देश्य एक है, समझ में आना चाहिए। चलो थर्ड में कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? थर्ड में क्या कोई आपको प्रॉब्लम है? आपने पहले बताया थर्ड में नहीं है, आई थिंक फोर्थ में भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई है। फिफ्थ में आपने कहा कि फिफ्थ में आपको प्रॉब्लम आई है ना। तो फिफ्थ को हम सोल्व करते हैं कि फिफ्थ में क्या कहा गया है, अभी देखते हैं। हमारे पास द फॉलोइंग आर द एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स भोला एंड सन्स एज ऑन 31 मार्च 2005। ओपनिंग स्टॉक हमें पता है, परचेज हमें गिवन है, सेल्स हमें गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है। फिर नीचे है यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड शो हाउ द above item will appear in the trading and profit and loss account and balance sheet। ठीक है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, तो कोई बात नहीं, समझ में आ जाएगा आपके। आपकी मीडियम हिंदी है इंग्लिश से, पहले ही बता दें। तो मैंने पूरा इंग्लिश बोला, हिंदी कोई बात नहीं, तो मैं बताता हूँ आपको। तलपट दिया गया है और ये कह रहा है कि ना जो फाइनल अकाउंट है, मतलब उसमें किस तरह से हम इसको लिखेंगे, इसको फाइनल अकाउंट में हमें किस तरह से लिखना है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में, पी&एल अकाउंट में और बैलेंस शीट में हमें लिखना कैसे है। हिंदी बुक से, बट मीडियम कौन सा है?
मेरे पास तो इंग्लिश मीडियम बुक है ना, इसलिए मैंने इंग्लिश मीडियम में ही इंग्लिश में ही बोल के बताया आपको। हाँ फिर कोई दिक्कत नहीं है, मीडियम कोई भी हो, अकाउंट्स इंग्लिश में होती है सारी। बनाते हैं ट्रेडिंग एंड P&L account for the year ending। ईयर एंडिंग की जो डेट हमारे पास है ट्रायल बैलेंस की जस्ट ऊपर लिखी हुई है 31 मार्च 2005। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। और हमारे इस क्वेश्चन में जो ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट गिवन है वो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीज। फिर हमें नीड होती है परचेज की, तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें परचेज गिवन है, तो 2 परचेज अकाउंट। अमाउंट जो गिवन है परचेज का वो है 8,10,000। कितना है? 8,10,000। क्या हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस भी है? क्या हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंस है? तो हमारे पास आई थिंक डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो फिर इधर तो कुछ लिखना ही नहीं है हमको। जब डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो मत लिखो। तो इधर आते हैं और इधर हमारे पास सबसे पहले है बाय सेल्स। और सेल्स का जो अमाउंट गिवन है 10,10,000। कितना है? 10,10,000 रुपए। प्रासंगिक मोड क्या होता है, ये कहां से पूछा आपने? प्रासंगिक मोड कहां से पढ़ा आपने? एक बार स्क्रीन शेयर करना आपने, या मेरे व्हाट्सएप पे उसकी लिंक सेंड करो, कि मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है ना, तो वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। व्हाट्सएप पे पिक लेके सेंड कर दो ताकि मैं भी देख लूँगा। मेरे पास इंग्लिश मीडियम की बुक है, तो यहाँ का ऐसा कुछ है नहीं। सेंड कर दो, मुझे बता देना ताकि मैं देख के बता दूँ आपको। हाँ, प्रासंगिक मदों का, हाँ भाई, प्रासंगिक मदों का मतलब क्या है? इससे संबंधित मद है। किससे संबंधित मद है? हम जो फाइल बना रहे हैं उससे संबंधित मद है, उससे संबंधित आइटम। तो वैसे भी क्या होता है, लाइन नहीं भी होती तो भी हम क्या करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट से संबंधित ट्रांजैक्शन, पीएनएल में पीएनएल संबंधित, तो उससे प्रासंगिक होता है। बैलेंस शीट में जो बैलेंस शीट से प्रासंगिक होता है, मतलब उससे संबंधित होता है। अब बात समझ में आ गई आपकी कि उससे संबंधित, जो जिस अकाउंट से संबंधित है उसको वहां लिखना है, इसका मतलब होता है प्रासंगिक। बात समझ में आ गई आपको? ओके, तो यहाँ तो ये संबंधित की बातें थी, ये सारी प्रासंगिक है नहीं है? है प्रासंगिक। कैसे? ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग में आता है, परचेज ट्रेडिंग में आता है, सेल्स ट्रेडिंग में आता है। डायरेक्ट है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? हाउ मच अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक? 3 लाख। 3 लाख। बताओ कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा? कितना ग्रॉस प्रॉफिट आएगा? कैलकुलेट करके बताइए। आई थिंक 3 लाख ही आएगा।
यहां तक आपकी समझ में आ गया क्या? आ गया? अब देखिए ये जीपी कहां जाएगा? बाय ग्रॉस प्रॉफिट। मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पे लिखना है, आपको पता है, मैंने बता रखा है ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, तो यहाँ लिखा जाएगा ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। कितना लिखना है? 3 लाख। क्या पीएनएल से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन है क्या हमारे पास? कोई डायरेक्ट तो हमने लिख दिया, इनडायरेक्ट नेचर का कोई भी ट्रांजैक्शन अपने पास है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब एक ही चीज प्रासंगिक है, एक ही चीज से संबंधित है, और वो क्या है? जीपी। तो फिर नॉट नेट प्रॉफिट भी कितना आ जाएगा? तो फिर नेट प्रॉफिट भी कितना आ जाएगा बताइए? जब कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो इधर तो 3 लाख था, इधर कुछ भी नहीं है, तो नेट प्रॉफिट भी कितना आएगा? नेट प्रॉफिट भी कितना आएगा? 3 लाख ही आएगा। तो इससे प्रसारित मतलब इससे संबंधित एक ही ट्रांजैक्शन और कुछ है नहीं, तो इसको मेन क्लोज कर देते हैं। फिर नीचे क्या बनाता हूं? बैलेंस शीट का फॉर्मेट एक साथ नहीं बनता है, अलग बनता है। यहां बना देता हूं एज ऑन 31 मार्च 2005। इधर क्या लिखेंगे? इस तरह लेफ्ट साइड में बैलेंस शीट में क्या आता है? लेफ्ट साइड में बैलेंस शीट में क्या आता है? हम जानते हैं कि बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड में आता है लायबिलिटीज और इधर आता है एसेट्स। तो हमारे पास सबसे पहले कैपिटल है, पता ही नहीं, कैपिटल नहीं बताना, नहीं पता तो कोई बात नहीं। इसमें क्या ऐड करते हैं? इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, और नेट प्रॉफिट कितना है? 3 लाख है। कितना नेट प्रॉफिट? 3 लाख। अब हम 12 अमाउंट लिख ही नहीं सकते, हमें ये कहा कि जो प्रासंगिक मद है उनको लिखो, हम लिख दिया। क्या हम 3 लाख को बाहर लिख सकते हैं क्या? नहीं लिख सकते, क्योंकि कैपिटल नहीं है, और कैपिटल अमाउंट जब पता नहीं है, जबकि कैपिटल तो होना कंपल्सरी है, बस इतना ही करके छोड़ना है, इतना ही करके छोड़ना है। बैलेंस शीट का टोटल लगा ही नहीं सकते। और इधर आएगा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा करंट एसेट्स होती है। क्लोजिंग स्टॉक हमेशा क्या होती है? हमारी एसेट्स होती है, इससे भी ध्यान। बस इतना ही काम था। क्या बात समझ में आ गई आपको? क्या अब आपके ये बात समझ में आ गई है? बस इतना कर छोड़ना, पसंद मतलब जितना है उतना लिखो। हम अननेसेसरी बाकी चीजें पता ही नहीं कितना केस था, कितनी बिल्डिंग थी, किसमें नहीं है, कोई बात नहीं, जितना है उतना लिख के आ जाओ। ठीक है, कंप्लीट तो ट्रेडिंग हो सकता है, बाकी तो उसी केस का ही कर रहे हैं। तो अब समझ में आ गया ना आपको अच्छे से? नेक्स्ट की बात करते हैं। एनी प्रॉब्लम इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6? न्यूमेरिकल क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कोई प्रॉब्लम है? बैलेंस शीट, गुड। अभी देख लेते हैं। ट्रेडिंग और पीएनएल में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, एम आई राइट? ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, लेकिन फिर भी मुझे बताना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग का इफेक्ट पीएनएल पे आएगा और पीएनएल का इफेक्ट बैलेंस शीट पे आएगा। तो जल्दी से हम सारा काम कर लेते हैं। सबसे पहले बताओ कि ओपनिंग स्टॉक कितना है? जल्दी बता दो, जल्दी काम हो जाएगा। ओपनिंग स्टॉक है 6000 रुपये, ले लो 6000 रुपये। परचेज कितना है? परचेज 58,500। रिटर्न तो था ही नहीं हमारे पास,
इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस में हमारे पास है वेजेस, ये लो वेजेस, और वेजेस है 15,000, ठीक है। और क्या डायरेक्ट में हमारे पास कैरीज इनवर्स टू कैरीज इनवर्स, कितना मार्क बताया आपने 450, 450, ठीक है। इसके बाद और कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो इधर गए, सेल्स में कितना अमाउंट है, सेल्स में कितना अमाउंट है 73,500, 73,500। प्रोजेक्ट स्टॉक नीचे मिलेगा आपको 22,400, ठीक है। टू ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, इसके टोटल में से इसका टोटल लेस करेंगे, पहले तो इसका टोटल देख लेते हैं टोटल कितना आता है। ये हो गया 95,900, तो इधर भी 95,900, ग्रॉस प्रॉफिट 15,950, बैलेंसिंग फिगर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट। अब हम बनाते हैं नीचे P&L अकाउंट का, इसके लिए सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर करना होगा, और ग्रॉस प्रॉफिट में कैलकुलेट कर लिया था 15,950। अब हम देखते हैं कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम क्या क्या है। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम एक्सपेंस की बात करें तो हमारे पास है सन्ड्री एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस को या मदर एक्सपेंस बोलते हैं, 600 रुपए। उसके बाद रेंट एंड टैक्सेस, रेंट एंड टैक्सेस का जो अमाउंट है हमारे पास वो है 1350, 1350। उसके बाद हम आगे बात करते हैं, तो क्या और भी हमारे पास कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्या इन दोनों के अलावा और भी कोई इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्या हमारे पास, नहीं है, गुड। इनडायरेक्ट इनकम उस तरफ देखते हैं, अप्रेंटिसशिप प्रीमियम हमारे पास है, और मैंने कहा था ये हमारी इनकम होती है, इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो इसको सीआर से देते हैं। स्पेलिंग थोड़ी बड़ी है इसलिए मुझे शॉर्ट में लिखना पड़ेगा। एडवर्टाइजिंग फीस प्रशिक्षण शुल्क कितनी है, ये 5,000 रुपए की मिली, यहां तक समझ में आ गया, यहां तक आपके समझ में आ गया है। क्या ये इसकी बात करो, अप्रेंटिसशिप फीस, अप्रेंटिसशिप फीस APPRENTICESHIP। देखिए जो ट्रायल बैलेंस है ना उसका सीआर साइड में जो एक तो लिखा हुआ है पूंजी, एक सेकंड मैंने गलत पढ़ लिया, मैंने 7th पढ़ लिया, मैंने 7th का लिख लिया है, ये है यहाँ पे, आप सही हो, मेरे 7th क्वेश्चन निकल गया था, 7 में लिख दिया, तो और कुछ है ही नहीं, और कुछ तो इसमें है ही नहीं, तो डिफरेंस निकालते हैं, इधर 15,950 और टोटल भी कितना आएगा 15,950 का आएगा, 15,950
50 आएगा। तो फिर एनपी कितना आएगा? नेट प्रॉफिट कितना आएगा? 14,000। अब मैं बात कर रहा हूं बैलेंस शीट। अब मैं किसकी बात कर लेता हूं? मैं बात कर लेता हूं बैलेंस शीट की। एज ऑन ये अपनी लाइब्रेरी साइड हो गई, ये अमाउंट शॉर्ट में लिखा हूं एसेट्स, ये भी अमाउंट यहां तो जगह है मेरे पास तो वैल्यू दूंगा। अब देखिए हम वन बाय वन बात करते हैं। जो एसेट्स है, जो लायबिलिटीज है, उनको लिखना है, बाकी नहीं लिखना है। सबसे पहले मशीनरी है। मशीनरी क्या है हमारे लिए? एसेट्स है, लायबिलिटीज है। तो मशीनरी हमारे लिए एसेट्स है, इसलिए हम इसको एसेट्स साइड लिख देंगे। और जो अमाउंट है मशीनरी का 27,000 रुपीज, 27,000 रुपए। मशीनरी के बाद है सन्डी डेटर्स। डेटर्स भी एसेट्स है। और डेटर्स का जो अमाउंट हमें पता है 21,600। 21,600। ड्राइंग्स कहाँ लिखते हैं? ड्राइंग्स कहाँ लिखते हैं पता है क्या आपको? बताइए, ड्राइंग्स को कहाँ लिखते हैं? लैटिस में कैपिटल में लेस करते हैं इसको। हमें कंप्लीट आंसर देना है कि ड्राइंग्स को लैटिस में कैपिटल में से लेस करके। हाँ, तो अभी लिखना नहीं है इसको, बाद में लिखेंगे। एक हमारे पास बैंक भी गिवन है लास्ट में। बैंक भी हमारे लिए एसेट्स होती है। बैंक के अंदर जो पैसा वो हमारा है, इसलिए हमारी एसेट्स होती है। और बैंक में कितना अमाउंट हमारा था? 4,500 रुपए था। यहां तक बात समझ में आ गई आपके? यहां तक बात समझ में आ गई है? ओके। अब मैंने थोड़ी देर पहले से पहले क्वेश्चन में कहा था कि क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे लिए एसेट्स होती है। क्लोजिंग स्टॉक भी हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स होती है। वो ट्रायल बैलेंस के अंदर तो नहीं होता, लेकिन बाहर होता है, लेकिन लिखना तो पड़ेगा क्योंकि एसेट्स हमारे लिए। और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी? 22,400। 22,400 याद रखना, कभी भूलना नहीं है कि क्लोजिंग स्टॉक अपने लिए एसेट्स होती है, करंट एसेट्स होती है, इसलिए एसेट्स में आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। लायबिलिटी साइड की बात करते हैं। इधर सबसे पहले हमें कैपिटल दी हुई है, तो हम कैपिटल लिख देते हैं। कैपिटल, और कैपिटल का जो अमाउंट हमें गिवन है, दिया हुआ है, वो है 60,000 रुपए। अब इसमें क्या क्या ऐड करते हैं, क्या लेस करते हैं, बताइए। सबसे पहले ऐड की बात करेंगे तो क्या ऐड करेंगे? ऐड में सबसे पहले क्या लिखना बताइए? सीक्वेंस फिक्स है इनका, एनपी, वेरी गुड। नेट प्रॉफिट 14,000, टोटल हो गया 74,000। लेस क्या करेंगे? ड्राइंग्स, and the amount of drawings is 2,700। बताइए कितना है लेस करने के बाद? 74 में से 2,700 में लेस करना है, कितना अमाउंट आएगा? 71,300। ओके। उसका बिल्स पेबल, ये भी लायबिलिटी है। बिल्स पेबल भी बिजनेस के लिए क्या होता है? लायबिलिटीज। देखिए दो चीज होती है, एक तो बिल्स पेबल और एक होता है बिल्स रिसीवेबल। पेबल, रिसीवेबल। पेबल लिखा हुआ हो लायबिलिटीज है, रिसीवेबल लिखा हो एसेट्स है। रिपीट कर रहा हूं, बिल्स रिसीवेबल लिखा हुआ है तो एसेट्स होगी,
इसलिए एसेट्स में लिखेंगे। और बिल्स पेपर लिखा हुआ है तो लायबिलिटीज होगी, इसलिए हम लायबिलिटीज साइड में इसको लिखेंगे। फिर सन्ड्री क्रेडिटर, ये भी हमारी क्या होती है, लायबिलिटीज होती है। तो बिल्स पेपर का अमाउंट तो कितना था, क्रेडिट का अमाउंट कितना था, दोनों देख लेते हैं। 2800 रुपए तो इसका था और 1400 रुपए इसका था। बस हो गया कंप्लीट। टोटल करना, दोनों साइड का टोटल करके बताओ कितना है, दोनों साइड का टोटल करके बताओ कितना है। आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से टोटल करके बताओ कितना है। लायबिलिटीज कितना टोटल आएगा, एसेट्स का कितना टोटल आएगा। कितना है, किस तरफ का, लायबिलिटीज का, ओके 75,500, 75,500 इसका भी लगा लीजिए। लायबिलिटीज का हमने टोटल लगा दिया है, 7500 आ गया है। एसेट्स का भी हमें टोटल लगाना है, ठीक है। एसेट्स में टोटल 4 ट्रांजैक्शन अपने पास है, इन चारों ट्रांजैक्शन का टोटल भी हमें लगाना है। तो कितना अमाउंट एसेट्स के टोटल करने के बाद आएगा, हाँ, और मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर से बताता हूं, दोनों का टोटल सेम ही आना चाहिए। यदि अलग आता है इसका मतलब आपने कहीं कोई मिस्टेक की है। ये बात समझ में, बैलेंस शीट का टोटल मैच हो गया, इसका मतलब आप सही हो, आपने कहीं कोई गलती नहीं की है। तो क्या अब आपकी क्वेश्चन समझ में आ गया 6 वाला, क्या आपके अब 6 वाला समझ में आ गया, आगे पूरा टोटल देख लेते हैं इसमें कितने हैं क्वेश्चंस। 15 है, तो हमने 6 तक कर लिया, 9 बाकी रह गए। तो रेगुलर 2-3 भी करते हैं तो आराम से हो जाएगा। और करना तसल्ली से पेशेंस के साथ करना। और ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज जो पढ़ा वो पूरा समझ में आया है आपके। हाँ देखिए, कोई भी चीज समझ में तब आती है जब आपका भी एफर्ट रहता है। यदि आपका एफर्ट बिल्कुल नहीं है, हम केवल कोशिश करेंगे, तो फिर वो अधूरा काम होगा, वन वे होगा। दोनों तरफ से मेहनत होना जरूरी है, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। कल भी इसी टाइम पे क्लास होगी जिस टाइम पे आज हुई है, और टाइम चेंज होगा तो आपको बता दिया जाएगा। जब तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, जिस टाइम पे आज क्लास स्टार्ट हुई है उसी टाइम पे कल भी होगी। ओके, थैंक यू।